हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने में दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के नोट्स भी बना लिए होंगे और उन्हें याद भी कर लिए होंगे। आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लेकर आए हैं सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट 3, जिसका टॉपिक रहने वाला है रूल डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनके पौधों में कार्य और उनकी कमी के लक्षण, और यदि हम पोषक तत्व ज़्यादा दे देते हैं तो उनके नुकसान क्या क्या है, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और मजबूत हो। और अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो। और जैसा कि हर क्लास में मैं बताता हूं कि आपको इस क्लास के पीडीएफ या नोट्स आपको जो व्हाट्सएप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर जाके भी मिल मिल जाएंगे, या फिर आप जो ये नंबर दे रहा हूँ इन नंबरों पर आप मैसेज कर देंगे भाई सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको क्लासेस और नोट्स वहाँ से मिलती रहेगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज की क्लास चालू शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है रूल डिफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनका पौधों में क्या क्या कार्य है, क्या क्या उसकी कमी के लक्षण हैं, और अधिकता यानी पोषक तत्व जब हम अधिक दे देते हैं तो उसके भी क्या क्या नुकसान हैं, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आज की क्लास में 3 पोषक तत्व पढ़ने वाले हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है NPK, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये सब हम आज की तीनों तीनों पोषक तत्व हम आज की क्लास में कवर करेंगे और बाकी के जितने पोषक तत्व बचते हैं वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन के प्लांट पौधे में क्या क्या कार्य हैं। नाइट्रोजन पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है। ये जैविक की प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यानी जो ये नाइट्रोजन पोषक तत्व होता है ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये पौधे की वृद्धि और विकास में सहायक है, और ये जैविक प्रक्रियाओं की केंद्रीय भूमिका को भी निभाता है। सबसे पहले हम इसका कार्य पढ़ते हैं कि शारीरिक और जैव रसायन के आधार पर इसका पहला कार्य ये है प्रोटीन और एंजाइम का कंपाउंडमेंट। यानी जो नाइट्रोजन है वो एमिनो एसिड का प्राथमिक तत्व है और ये प्रोटीन के निर्माण में शामिल है। यानी जो नाइट्रोजन होता है वो पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है और एमिनो एसिड में प्राथमिक तत्व है। ये प्रोटीन कोशिकाओं की रचनात्मक घटक होते हैं जो एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है चयापचय यानी आंतरिक जो क्रियाएं होती हैं श्वसन उत्सर्जन, उस क्रियाओं को भी नाइट्रोजन नियंत्रित करता है। दूसरा इसका कार्य है न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के लिए आवश्यक होता है। यानी जो पौधों में जो डीएनए पौधे का डीएनए और आरएनए होता है उसके लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। यानी डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन सार के आधार पर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन और यूरेसिल आरएनए में होता है और थाइमिन डीएनए में होता है। ये हमने बायो में भी पहले आपने जब जेट की परीक्षा दी होगी तब आपने ये सब पढ़े होंगे। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन ये सब आपने पढ़े होंगे। और इसमें नाइट्रोजन सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन और जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी आनुवांशिक विरासत और प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो प्रोटीन होता है उसका संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण कोशिका विभाजन में भी सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण यानी जो पौधों में जो क्लोरोफिल होता है एक प्रमुख घटक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और इसी कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और ये नाइट्रोजन पोषक तत्व से ही संभव होता है। ये पौधों की सूर्य की रोशनी को पकड़ने और उसे ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इन्हें जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है वो नाइट्रोजन से होता है। अगला हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रूल। इन्हें पादप की वृद्धि और विकास के आधार पर हम इसका कार्य पढ़ते हैं।
वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, यानी जो शारीरिक वृद्धि होती है उसको नाइट्रोजन के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। नाइट्रोजन लीफ और स्टेम यानी पत्ती और तने के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिससे पौधों की हरी भरी पत्तियां उगती हैं। यानी जो पौधे का रंग हरा होता है और जो हरी भरी पत्तियां होती है उसका कारण नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के कारण ही पौधा शीघ्र वृद्धि करता है और अपनी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करता है। दूसरा आता है, इसी का ये मतलब है कि पर्याप्त नाइट्रोजन वाले पौधे बड़े घेरे पत्ते होते हैं जो फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता है उसको बढ़ाते हैं, और ये नाइट्रोजन से होता है। और शूट और रूट डेवलपमेंट को इनहेंस करता है, यानी जो परहों और मूल होते हैं जड़ और तने के विकास को बढ़ावा देता है। इनहेंस इन्हें बढ़ावा देना। हालांकि नाइट्रोजन मुख्य रूप से सूट यानी जो तने वाली वृद्धि होती है, परहो यानी ऊपर वाली वृद्धि होती है, जड़ जड़ को में नाइट्रोजन का प्रभाव कम होता है, तने में नाइट्रोजन का प्रभाव अधिक होता है। शॉर्ट ग्रोथ का समर्थन करता है। एक संतुलित मात्रा में ये रूट ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है, यानी जो एक संतुलित मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा में ये जो जड़ होती है उसके विकास वृद्धि में भी सहायक होता है, जिससे जल और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। यानी जो जब नाइट्रोजन की सहायता से जड़ें अधिक गहराई तक जाएगी तो जल और पोषक तत्वों का अवशोषण वो जड़ें आसानी से कर पाएगी। अगला है सेंसेंस लीफ अगेन एंड डलाई करता है। लीफ नाइट्रोजन लीफ को हरा बनाए रखता है, जिससे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण का समय बढ़ता है और बायोमास प्रोडक्शन में वृद्धि होती है। यानी जो पत्तियां होती है ये ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसकी उम्र को भी बढ़ाता है। नाइट्रोजन की सहायता से इसकी उम्र में भी यानी वृद्धि होती है। अगला आता है रूल इन मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी जो चयापचय आंतरिक क्रिया हैं उनमें और जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसमें भी नाइट्रोजन का एक प्रमुख योगदान है, जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच का उत्पादन, यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनएडीपीएच जो ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। ये मॉलिक्यूलस फोटोसिंथेसिस और रिप्रेशन जैसी यानी श्वसन जैसी प्रक्रियाओं में चलाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण है और जो श्वसन की क्रिया है उसको नाइट्रोजन के द्वारा एटीपी और एनएडीपीएच जो ऊर्जा होती है उससे ये चलती है। अगला आता है हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस, यानी जो हार्मोन होते हैं जैसे नाइट्रोजन का उपयोग प्रमुख ग्रोथ हार्मोन्स यानी जो वृद्धि हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन साइटोसिन साइटोकाइनिन, ये सब वृद्धि हार्मोन होते हैं। इनका निर्माण भी नाइट्रोजन द्वारा होता है। पहला आता है ऑक्सिन, सेल एलोंगेशन और रूट फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी जो सेल डिवीजन होता है उसको उसकी वृद्धि और जो रूट फॉर्मेशन होता है उसको ऑक्सिन की सहायता से होते हैं। यानी जो रूट होती है जड़ होती है उसका फुटाव यानी जड़ विकसित करता है ये नाइट्रोजन। अगला आता है साइटोकाइनिन, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और एजिंग को देर से लाते हैं। अगला आता है तीसरा हार्मोन है हमारा यहाँ पे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन स्टेम एलोंगेशन और सीड जर्मिनेशन को बढ़ाते हैं, यानी जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो सीड जो बीज का अंकुरण होता है उसको बढ़ाते हैं और जो तने की लंबाई होती है उसको भी ये बढ़ाते हैं। अगला जो कार्य ये नाइट्रोजन का वो है रूल इन क्रॉप यील्ड, खेतों में फील्ड और क्वालिटी, यानी जो क्रॉप होती है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। और इसका कार्य ये पहला आता है सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट में सुधार करता है, यानी जो बीज और जो फ्रूट यानी फल होते हैं उसके विकास में ये सुधार करता है। यानी नाइट्रोजन होता है फ्लोवर इन इंटिएशन फ्रूट सेटिंग एंड सीड फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ये सीरियल्स जो क्रॉप होती है गेहूँ और चावल जैसे ग्रेन प्रोटीन कंटेंट की मात्रा को बढ़ाता है, इन्हें जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा को ये गेहूँ और धान वाली जो सीरियल क्रॉप होती है उनमें प्रोटीन की मात्रा को नाइट्रोजन बढ़ाता है। नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन को इन्हेंस करता है, यानी इनको बढ़ाता है। नाइट्रोजन जो जड़ सिस्टम होता है के विस्तार में मदद करता है, जिससे अन्य पोषक तत्व जैसे फास्फोरस पोटेशियम का अवशोषण बेहतर होता है। यानी जो नाइट्रोजन होता है वो जड़ों की वृद्धि कराता है। जो जब जड़ें अधिक गहराई में जाएगी तो मृदा में जो अन्य पोषक तत्व होते हैं प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या सूक्ष्म पोषक हो
तत्व उनका आसानी से अवशोषण करेंगे। इसलिए नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। अगला आता है स्ट्रेस टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, यानी जो प्रतिरोधी क्षमता होती है ठंड तापमान, उनसे सूखा प्रतिरोधी, इनसे ये पौधे हैं उन अपना बचाव करते हैं, नाइट्रोजन की सहायता से अपना बचाव करते हैं। जैसे पर्याप्त नाइट्रोजन वाले पौधे तापमान ग्रोथ यानी सूखा और उतार, जो वातावरण में उतार चढ़ाव होते हैं तभी तापमान ज़्यादा कभी कम, उससे और जो रोग होते हैं रोग जनकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाते हैं। ये तो हमने जो पढ़े अभी पिछले वो होते हैं नाइट्रोजन के कार्य। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, यानी डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, यानी जो पोषक तत्व नाइट्रोजन है प्राइमरी, उसकी कमी अगर पौधे में हो तो आप उस पौधे की पहचान कैसे करेंगे भाई इसमें जो नाइट्रोजन पोषक तत्व उसकी कमी है, उसके कुछ लक्षण होते हैं वो हम आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन की कमी पौधे की ग्रोथ और विकास पर असर डालती है, क्योंकि ये क्लोरोसिस प्रोटीन एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड के लिए आवश्यक है। ये लक्षण मुख्य रूप से पुराने पत्तों पर दिखाई देते हैं, यानी जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है वो वे हमें हमेशा ध्यान रखें कि वो पुरानी पत्तियों पर, जो नीचे की पत्तियां होती हैं उन पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये गतिशील नहीं है, गतिशील है, यानी मोबाइल न्यूट्रिएंट्स है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो मोबाइल है और कौन से इमोबाइल, यानी गतिशील और अगतिशील को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये ओल्डर से यंगर उत्तकों की में जाता है, यानी ये जो पुराने उत्तक होते हैं नीचे की पत्तियां, उससे ऊपर जो नई पत्तियां होती हैं उनकी तरफ इसकी कमी के लक्षण ऊपर की ओर जाते हैं, इसकी कमी होती है। जब इसकी कमी होती है, इसके जो सामान्य सिम्टम्स होते हैं यानी सामान्य लक्षण देखते हैं। क्लोरोसिस यानी पुरानी निचली पत्तियां हल्के हरे से पीले हो जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल का उत्पादन कम हो जाता है। यानी जो नाइट्रोजन होता है उससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिससे पौधे की पत्तियां हरी रंग की होती है। जब इसकी कमी होगी तो क्लोरोफिल का उत्पादन कम होगा, क्लोरोफिल का उत्पादन कम होगा तो पौधे की जो पत्तियां होती है वह हरी नहीं रहेगी, वो पीली हो हल्की पीली हो जाएगी। इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो रही है। युवा पत्तियां शुरू में हरी रहती है, लेकिन यदि कमी बनी रहती है तो उनमें भी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी इसके जो लक्षण सर्वप्रथम होते हैं वो नीचे की पत्तियों में दिखाई देते हैं, यानी पुरानी पत्तियों में। जब जो युवा नई पत्तियां होती है सीड्स वाली पत्तियां, उनमें यदि समय पर इसकी आपूर्ति नाइट्रोजन उर्वरक की आपूर्ति पोषक तत्व की आपूर्ति नहीं करवाएं तो इसकी कमी ऊपर वाले जो युवा पत्तियां होती है उनमें भी दिखाई देने लग जाती है। अगला आता है स्टंटेड ग्रोथ, यानी जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ धीमी हो जाती है, जिससे ऊंचाई कम हो जाती है और पत्तियां कम और पतली होती है। यानी हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो पौधे की शारीरिक और जो वृद्धि होती है उसमें सहायक होता है, जिससे पौधे की अगर इसकी कमी होगी तो पौधे की वृद्धि कम होगी और पौधे की जो हाइट होती है वो कम हो जाएगी, और जो पौधे की पत्तियां होती है वो कम हो आएगी और पतली 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 आएगी, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ढंग से नहीं कर पाएगा। अगला है रिड्यूस्ड टिलरिंग एंड ब्रांचिंग, यानी जो गेहूं और चावल जैसी फसलें होती है उनमें पुअर टिलरिंग दिखता है। द्विबीजपत्री पौधों में कम शाखाएं होती है, जिससे पैदावार कम होती है। यानी जो द्विबीजपत्री फसलें होती है जैसे गेहूँ चावल, इनमें जो शाखाएं चलती है, एक तो मुख्य तना होता है, साइड में जो छोटी छोटी शाखाएं चलती है जिन पर बालियां लगती है और गेहूँ लगते हैं, उनकी वह शाखाएं अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो शाखाएं कम होगी, और वो अगर शाखाएं कम होगी तो जो गेहूँ और फसलें हैं उनका उत्पादन भी पैदावार भी बहुत कम होगी। इससे नाइट्रोजन की कमी होने से नुकसान भी बहुत अधिक होता है। पर्पल और रेडिएटिंग ऑन स्टेम एंड लीव्स, यानी जो कुछ पौधे होते हैं जैसे मक्का और टमाटर, इनमें एंथोसाइनिन एस्यूमुलेशन के कारण पर्पलिश डिस्कलरेशन दिखाई देता है, यानी जो इसका रंग होता है वह हल्का बैंगनी होता है और इसकी कमी के कारण वो दिखाई देता है। अगला हम देखते हैं डाइलाइट फ्लावरिंग एंड पुअर सीड फॉर्मेशन, यानी थोड़ी थोड़ी देर से खिलते हैं, यानी जो इनके फूल और फल होते हैं फूल होते हैं वो थोड़ी देर बाद खुलते हैं, यानी सामान्य टाइम से देर बाद खुलते हैं, और फल और बीज छोटे रह जाते हैं और ठीक से विकसित नहीं हो पाते। यदि जो जैसे जो पहले फूल अगर देर से खिलेंगे तो फल और बीज भी समय पर परिपक्व नहीं हो पाएंगे और वो छोटे रह जाएंगे, जिससे क्या होता है कि अच्छी तरीके से जो बीज होता है वो अल्प विकसित होता है
वो आगे भी अच्छा जर्मिनेशन नहीं कर पाता है। अनाज जैसे गेहूँ, वीट, राइस यानी धान में प्रोटीन कंटेंट की मात्रा कम हो जाती है, यानी जो अगर नाइट्रोजन की कमी होगी, जो जो गेहूँ और धान वाली सीरियल्स का पर क्रॉप होती है, उनमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह कम होगी। अगला है प्री मेच्योर लीफ ड्रॉप, यानी जो पुरानी लीफ हो जल्दी सूख कर गिर जाती है, जिससे पौधे का जीवन काल कम हो जाता है। यानी जो पुरानी नीचे की पत्तियां होती है उनमें जो नाइट्रोजन की कमी होती है वह सर्वप्रथम दिखाई देती है, और इसी कारण वो पौधे का जीव वो पत्तियां सूख कर नीचे गिर जाती है, जिससे यदि पौधे की पत्तियां नहीं रहेगी तो उसमें क्लोरोफिल नहीं रहेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिससे पौधे का जीवन काल कम हो जाता है। यहाँ पे काम नहीं कम है, सॉरी। अगला थीन और वीक स्टेम, यानी जो तना होता है वो नाइट्रोजन की सहायता से ही मोटा और लंबा होता है। अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो तना पतला रहेगा और कमज़ोर रहेगा, जिससे पौधे की शाखाएं कमज़ोर हो जाती है और लॉड्जिंग यानी गिरने के लिए अधिक प्रवृत्त होती है, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रोटीन कम होता है, यानी संरचनात्मक प्रोटीन होता है उसकी मात्रा कम रहती है, इससे गिरने की समस्या ज़्यादा रहती है। अगला है सेवर डेफिशिएंसी इफेक्ट, यानी बहुत कमज़ोर रूट ग्रोथ, जिससे जल और पोषक तत्वों का अवशोषण प्रभावित होता है। यानी जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो जो जड़ है उसका विकास नहीं हो पाएगा, वृद्धि नहीं हो पाएगी, वो गहराई में नहीं जाएगी, तो जल का अवशोषण या नाइट्रोजन पोषक तत्वों का भी अवशोषण ढंग से नहीं कर पाएगा, इसलिए वो प्रभावित होंगे। अगला हम देखते हैं कि अत्यधिक क्लोरोसिस, जिससे पौधा लगभग सफ़ेद दिखने लगता है, यानी पौधा की नाइट्रोजन की कमी से पौधा सफ़ेद दिखने लगता है। और गंभीर नाइट्रोजन की कमी से क्रॉप फेल्यूर हो सकता है, यानी कि जो हम फसल की बुआई करते हैं वो विफल भी हो सकता है, क्रॉप विफल बर्बाद भी हो सकती है नाइट्रोजन की कमी से, अधिक कमी होने से। अगला है टॉक्सिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट, यानी जब नाइट्रोजन की हमने ये पढ़ लिया कि नाइट्रोजन के पौधों में क्या क्या कार्य होते हैं, यदि नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की यदि पौधों में अधिकता हो जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अधिक नाइट्रोजन पौधों की ग्रोथ और के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे विभिन्न शारीरिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। यह पौधों की मेटाबॉलिज्म और जल विकास और समग्र फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। यानी अगर कमी के भी प्रकोप, यानी कमी, जब नाइट्रोजन की कमी होती है उसके भी हानिकारक प्रभाव है। यदि नाइट्रोजन आवश्यकता से अधिक दे दिया जाए तो भी उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं। इससे ये मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है वो भी प्रभावित होती है, और जल विकास भी प्रभावित होता है, और फसल उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं, भाई क्या क्या इनके, अगर नाइट्रोजन अधिक हो जाए तो इसकी क्या क्या हानि है। पहला आता है सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी, यानी जो नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण पड़ते हैं। एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जो पौधे अत्यधिक हरे, मोटे और रसीले पत्तों के साथ अधिक हरे भरे हो जाते हैं। अत्यधिक शैक्षणिक वृद्धि के कारण फूल और फल देर से होते हैं, यानी नाइट्रोजन की अधिकता होगी तो पौधे अत्यधिक हरे रहेंगे, और मोटे जो तने होते हैं वो अधिक मोटे हो जाते हैं, जिससे पौधे का वजन भी भारी हो जाता है। और फूल और फल, जब पौधा मान लो कि जब शारीरिक वृद्धि करता है तो वह आनुवंशिक वृद्धि थोड़ी देर बाद करता है, इसलिए फूल और फल भी देर से आते हैं। अगला है वीक स्टेम एंड लॉजिंग, यानी तने अगर ज़्यादा मोटे होंगे तो कोमल होंगे और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे पौधे गिर जाते हैं। खासकर गेहूँ और चावल जैसी अनाज वाली फसलों में ये जो लॉजिंग की क्रिया होती है वो देखी जाती है। ये समस्या सामान्यतः यदि हम गेहूँ और जो सीरियल क्रॉप होती है उनमें ना ज़्यादा दे देते हैं तो इनकी ये लॉजिंग वाली समस्या ज़्यादातर इनमें देखी जाती है। अगला आता है डिलाइड मेच्योरिटी, यानी फल, फूल और बीज विकसित होने में अधिक समय लगता है, जिससे खराब उपज गुणवत्ता होती है। यानी जो जब हम इनमें नाइट्रोजन अधिक दे देते हैं तो ये शारीरिक वृद्धि करते हैं, इससे फल और फूल और बीज विकसित होने में समय अधिक लगता है, और जिसके कारण खराब उपज गुणवत्ता होती है। अगला आता है रिड्यूस्ड रूट ग्रोथ, यानी अधिक नाइट्रोजन जड़ विकास के मुकाबले शूट विकास को बढ़ावा देते हैं। कमज़ोर रूट जल और पोषक तत्वों के अवशोषण क्षमता को कम करती है, जिससे पौधे अधिक शुष्क परिस्थितियों में संवेदनशील हो जाते हैं। यानी जब हम इनकी जो ये होती है कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दे देते हैं तो जो जड़ की वृद्धि होती है वो कम होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो जड़ के
जड़ की तुलना में जो तने की वृद्धि होती है उसमें ज़्यादा सहायक होता है। अगला है इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज सहनशीलता, यानी जो यदि नाइट्रोजन में अधिक नाइट पौधों में अधिक नाइट्रोजन देते हैं तो पौधों में जो पौधे की पत्तियां होती है वह हरी भरी रहती है, जिससे कोमल और रसीले उत्तक होते हैं जो कीटों जैसे एफिड, सफ़ेद मक्खियों और फफूंद जैसे पाउडरी मिल्ड्यू रस्ट को आकर्षित करते हैं। यानी नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होगी तो ये जो उत्तक होते हैं वो रसीले और कोमल होते हैं, जिसके कारण ये रोगों और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला लीफ बोर्न और टिप स्क्रॉच, यानी उच्च नाइट्रोजन विशेष रूप से अमोनियम रूप से संवेदनशील पौधों की में पत्तियों में जलन, नेक्रोसिस यानी भूरे धब्बे और टिप जलने का कारण बन सकता है। यानी जो यदि नाइट्रोजन अधिक होगा तो इसमें जलने की समस्या भी हो सकती है, पौधे की पत्तियां भी जल सकती है। अगला था सोइल एसिडिफिकेशन एंड न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस। अधिक नाइट्रोजन मिट्टी का पीएच घटाता है, जिससे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है। जब हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो जो मिट्टी का पीएच है वह घट जाएगा, जिसके कारण जो अन्य पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनकी मात्रा प्रभावित होगी और इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। अगला आता है नाइट्रेट एक्यूमुलेशन इन लीव्स, यानी जो नाइट्रोजन होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक और सलाद में अधिक नाइट्रेट्स के कारण मनुष्य के लिए विषैला हो सकता है यदि खाई जाए तो। यानी जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो हरी पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं उनमें नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब इसका मनुष्य सेवन करता है तो ये उसके लिए विषैला साबित हो सकता है। अगला दूसरा हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आता है, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे फास्फोरस। फास्फोरस पौधों के लिए एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो ऊर्जा संचरण के जड़ विकास और समग्र वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये कोशिकीय कार्यों और प्रजनन सफलता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो फास्फोरस होता है वो भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और ये ऊर्जा संचरण और जड़ विकास या वृद्धि में सहायक है, और ये प्रजनन सफलता यानी प्रजनन होता है उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हमें इसकी जो फंक्शन होते हैं यानी जो पौधों में फास्फोरस के जो कार्य होते हैं वो हम पढ़ते हैं एक एक करके। एनर्जी ट्रांसफर, यानी जो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं एटीपी और एडीपी के रूप में। फास्फोरस एटीपी यानी एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी एडोनोसिन डाइफॉस्फेट का एक प्रमुख घटक है जो सभी मेटाबॉलिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करता है। यानी जो फास्फोरस होता है वो जो एनर्जी यानी ऊर्जा एटीपी और एडीपी का निर्माण में भी सहायक है। इसका ये एक प्रमुख घटक है जो पौधों में ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करता है। अगला आता है कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए के निर्माण में। फास्फोरस डीएनए और आरएनए के निर्माण के लिए आवश्यक है क्योंकि जो कोशिका विभाजन और आनुवंशिक स्थिरता और प्रोटीन संश्लेषण को सुनिश्चित करता है। इन्हें जो फास्फोरस होता है वो डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है, और डीएनए और आरएनए से कोशिका विभाजन, आनुवंशिक स्थिरता और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला आता है प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट, यानी जो गहरी और विस्तृत जल तंत्र को प्रोत्साहित करता है, जिससे जल और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और विशेष रूप से अंकुरों और युवा पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो ये फास्फोरस होता है जो अंकुरण के समय जो पौधे होते हैं उनके लिए आवश्यक है, और जो नए युवा पौधे होते हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो जड़ होती है उसको जो जड़ तंत्र होता है उसका विकास और को प्रोत्साहित करता है, जिससे जल और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। अगला हम इसका कार्य पढ़ते हैं इनहेंस फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, यानी जो फूल के प्रारंभ, फल सेटिंग और बीज अन्न के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यानी फूलों के प्रारंभ से लेकर अन्न बीज के निर्माण तक और विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये फसल उपज की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है। इन्हें फास्फोरस से पौधे की में जो बीज आते हैं, फसल की उपज होती है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, यानी जो फॉस्फोलिपिड का हिस्सा है, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, और फास्फोलिपिड का ही एक फास्फोरस होता है वो एक हिस्सा है जो कोशिका झिल्ली की संरचना
और कार्य को बनाए रखने में मदद करता है। इम्प्रूव फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी, यानी ये जो फोस्फोरस होता है वो प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को भी बढ़ाता है। क्लोरोप्लास्ट के विकास में सहायक है, जिससे बेहतर प्रकाश अवशोषण और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी ये प्रकाश संश्लेषण में भी अपना लाभकारी सिद्ध होता है। अगला आता है इंक्रीज स्ट्रेस रेजिस्टेंस, यानी पौधे को सूखा सूखा ठंड और रोग जनकों के खिलाफ सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। इन्हें फास्फोरस से रोग प्रतिरोधी भी है और ठंडा और सूखा के प्रति, इन्हें मौसम के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके प्रति भी प्रतिरोध बनाता है। अगला आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस की कमी के लक्षण। सबसे पहला इसका लक्षण है डार्क ग्रीन और पर्पलस लीव्स, यानी पुरानी पत्तियां गहरे हरे, बैंगनी या लाल रंग की हो जाती है, खासकर नसों और नीचे की ओर। यानी जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनको आप जैसे ही नीचे की तरफ से उल्टा करके देखेंगे तो वह गहरी हरे या बैंगनी या लाल रंग की हो जाती है, तब आप समझ जाना कि इसमें फॉस्फोरस की कमी है। ये एंथोसाइनिन संचय के कारण होता है, जो टूटे हुए मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। यानी ये जो एंथोसाइनिन होता है उसका जो संचय होता है यानी संग्रहण होता है उसका कारण है, उसके कारण ये होता है। अगला आता है स्टंटेड ग्रोथ, यानी पौधे छोटे रहते हैं और पत्तियां छोटी होती है, जिससे जैविक उत्पादन पर असर पड़ता है। अगला आता है वीक और पुअर रूट डेवलपमेंट, यानी जो कमज़ोर और जो रूट यानी जड़ का विकास होता है वह कमज़ोर रह जाता है। कमज़ोर रूट जल और पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित नहीं कर पाती है, अंकुरों को ठीक से स्थापित होने में मुश्किल होती है। यानी जब बीज का अंकुरण होता है उसी समय उसको समय पर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो उसका स्थापित होना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है और वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। अगला आता है डेलाइड फ्लावरिंग एंड पुअर सीड सेट, यानी फूल और फल देर से आते हैं और जिससे छोटे विकृत और खराब अल्प विकसित बीज उत्पन्न होते हैं। यानी जब फास्फोरस की कमी होगी तो बीज देर से आएंगे, जिसके कारण वे छोटे या उनमें विकृति या वह खराब या अल्प विकसित यानी आधे विकसित होते हैं। अगला आता है रिड्यूस टिलरिंग एंड ब्रांचिंग, यानी गेहूँ और चावल जैसी फसलों में कम टिलरिंग होती है, जिससे उपज प्रभावित होती है। वही बात हमने नाइट्रोजन में पढ़ी थी, लगभग इनकी कमियों के लक्षण सेम ही होते हैं। आपको ये जो हरे रंग में लिखे हुए हैं यहाँ पे ये पॉइंट ये आपको मुख्यतः याद करने हैं। ये तो अपने आप जब आपको ये याद हो जाएंगे तो ये आप अपने आप लिख सकते हैं। इतना तो आपने पहले भी 11th 12th और जेट का पेपर दिया तब भी आपने ये सब पढ़ लिए होंगे एक बार। अगला आता है लीफ कर्लिंग एंड प्री मैच्योर लीफ ड्रॉप, यानी पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जा सकती है और पत्तियां जल्दी गिरा देता है। इन्हें जो फॉस्फोरस की कमी होती है उससे पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है और जब मुड़ जाती है और वो पीली पड़ जाती है तो वो सूखकर पौधा अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देता है। अगला अब हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस, यानी जब हम फॉस्फोरस की अधिकता हो जाती है पौधे में तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यानी उसके हानिकारक प्रभावों को पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस, यानी जो पोषक तत्व होते हैं अधिक फास्फोरस जिंक आयरन और कॉपर की उपलब्धता को कम करता है। यानी जब फास्फोरस की अधिकता होगी तो जिंक आयरन और कॉपर की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं और इनकी उपलब्धता धीरे धीरे कम हो जाती है। अगला हम पढ़ेंगे ये नसों के बीच पीला पड़ने यानी इंटरवियल क्लोरोसिस का कारण बनता है। अगला है वीक रूट ग्रोथ, यानी जो जड़ का वृद्धि होती है वो कमज़ोर होती है। फॉस्फोरस अत्यधिक संचय माइकोराइजल कवक को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कमज़ोर रूट विकसित होता है। यानी जो ये कवक होता है इसको ये निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण इसकी जो जड़ों की वृद्धि होती है पौधे की वो कमज़ोर रह जाती है और विकसित नहीं हो पाती है। अगला आता है मैच्योरिटी एंड पुअर ग्रेन फिलिंग, यानी अधिक फास्फोरस अनाज के विकास को धीमा कर सकता है, जिससे कम गुणवत्ता वाली उपज होती है। यानी ये अनाज वाली फसलें होती है उनका विकास और वृद्धि को धीमा कर देता है यानी कम कर देता है। अगला आता है लीफ टिप बॉर्न एंड नेक्रोसिस, यानी भूरी और जलने जैसी टिप्स विशेष रूप से युवा पत्तियों में दिखाई देती है। यानी जो नई पत्तियां होती हैं उनमें भूरी पत्तियां हो जाती है या वह जल जाती है, ऐसी समस्या इन पत्तियों जो नई पत्तियां होती हैं उनमें दिखाई देती है। सोइल हार्डनिंग और रिड्यूस्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी जो मृदा अधिक फॉस्फोरस से मृदा हार्ड हो जाती है, मिट्टी सख्त हो जाती है और जो लाभकारी माइक्रोब्स होते हैं उनकी गतिविधि कम हो जाती है।
यानी अधिक फॉस्फोरस से कैल्शियम को भी बाधित कर देता है। यानी फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। एक पोटे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है पोटेशियम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी क्या क्या कमी के लक्षण हैं, उसके क्या क्या पौधों में कार्य है और उसकी अधिकता से क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो एंजाइम सक्रियण और जल संतुलन और समग्र पौध स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये पौधों की मेटाबॉलिज्म, तनाव प्रतिरोध और फसल गुणवत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें जो चयापचय की क्रियाएं होती हैं उनमें जो तनाव होता है कम ज़्यादा, उनको भी ये प्रतिरोध नियंत्रित करता है पोटेशियम। और ये पौधों में जल संतुलन और एंजाइम सक्रियण को भी नियंत्रित करता है। अब हम सबसे पहले इसके फंक्शन यानी कार्य पढ़ते हैं। पहला कार्य रेगुलेट वाटर बैलेंस, यानी पानी का नियंत्रण करना। पोटेशियम स्टोमेटा यानी रंध्रों के उद्घाटन यानी खोलने और बंद होने का नियंत्रित करता है, जिससे अत्यधिक जल हानि रुकती है। कोशिकीय हाइड्रेशन बनाए रखकर सूखा सहनशीलता बढ़ाता है। यानी जो पोटेशियम होता है उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है रंध्रों को खोलना और बंद करना। इस कार्य के से पौधों में जो जल की हानि होती है उसको पोटेशियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पौधे की अत्यधिक हानि को रोका जाता है, जिससे पौधे को सूखा सहनशीलता को भी बढ़ावा मिलता है। एक्टिविटी एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म, यानी जो पोटेशियम होता है वो 60 से अधिक एंजाइमों को सक्रिय है जो निम्नलिखित नियंत्रित करते हैं। यानी उनको इन जो एंजाइम होते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करते हैं। इनहेंस फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा मिलता है, क्लोरोफिल गठन को बढ़ाता है और प्रकाश संश्लेषण दक्षता में सुधार करता है। पत्तियों में से भंडारण अंगों जैसे अनाज फल में शर्करा के आंदोलन को बढ़ावा मिलता है। यानी जो पत्तियां होती है उनमें जो शर्करा की मात्रा होती है उसको बढ़ावा मिलता है। अगला आता है इम्प्रूव डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस, यानी जो कोशिका भित्तियों को मजबूत करता है, जिससे पौधों को फंगल बैक्टीरिया और कीट हमले से प्रतिरोध मिलता है। यानी जो पोटेशियम होता है वो कोशिका भित्तियों को मजबूत बनाता है। ये भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है, कोशिका भित्तियों को मजबूत बनाना, जिससे पौधे में जो रोग प्रतिरोध उत्पन्न होता है और जो कीटों का हमला होता है उससे भी वह प्रतिरोधकता मिलती है। अगला आता है प्रिवेंट लॉजिंग इन क्रॉप, यानी पौधे की तने को मजबूत करता है, जिससे गेहूं और चावल जैसी फसलों में लॉजिंग का खतरा कम हो जाता है। इन्हें जो पौधे होते हैं उनकी जो तना होता है उसको भी मजबूत करता है और गेहूं में जो गिरने की समस्या होती है वो कम हो जाती है। अगला आता है इनहेंस फ्लावरिंग फ्रूट एंड सीड क्वालिटी, यानी जो बीजों की जो क्वालिटी होती है उसको भी पोटेशियम द्वारा बढ़ावा मिलता है, यानी सुधारा जा सकता है। फल पकने, बीज निर्माण और शर्करा सामग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक है। फसल की उपज, स्वाद और भंडारण जीवन में सुधार करता है। आलू और टमाटर और साइट्रस के लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो स्टार्च वाली फसलें होती है या क्रॉप होती है जैसे आलू, टमाटर, साइट्रस, इनके लिए ये पोटेशियम होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। रिड्यूस एबियोटिक स्ट्रेस, यानी जो सूखा, ठंड और जो लवणता होती है उससे प्रतिरोधकता सहनशीलता उत्पन्न करता है। इन्हें पौधों को सूखा, ठंड और लवण सहनशीलता में मदद करता है, जिससे स्मोस्टिक संतुलन बनाए रखा जाता है। इन्हें पौधों को पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा मिलती जाए तो वो सूखा सहनशील, ठंड से और लवण सहनशील बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जब पोटेशियम की पौधों में कमी हो जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला आता है लीफ मार्जिनल क्लोरोसिस, यानी पुराने पत्तों के किनारे पीले और भूरे पड़ने लगते हैं और ये समस्या धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ती है। इन्हें जो पहले पहले तो जब इसकी कमी होने ही लगती है तो किनारे पीले और भूरे पड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी जो पत्तियों का केंद्र होता है उसकी ओर ये केंद्र की ओर जो ये पीलापन होता है, ये भूरापन या पीलापन वो अंदर की ओर केंद्र की ओर बढ़ने लगता है। अगला आता है लीफ टिप बोर्न एंड नेक्रोसिस, यानी जो पत्तियों के किनारे होते हैं वो मुड़ने लगते हैं। पत्तियों के सिरे भूरे और जो जले होते हैं वो सूखकर मुड़ने लगते हैं। अगला आता है वीक स्टेम एंड लॉजिंग, यानी तना कमज़ोर हो जाता है और जो फसलें होती है वह गिरने की समस्याओं हो सकती है। इन्हें तने पतले और कमज़ोर हो जाते हैं और जिससे ऊंची फसलें जैसे गेहूँ, धान,
में गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है या उत्पन्न हो सकती है। अगला आता है फ्लोरिंग एंड पुअर फ्रूट क्वालिटी, यानी जो फलों और फूलों की जो क्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, कम यानी अच्छी क्वालिटी के उपज नहीं होती है। फूलों की संख्या कम हो जाती है और फल छोटे व सिकुड़े हुए होते हैं। बीज और फलों में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे स्वाद खराब हो जाता है और भंडारण क्षमता घट जाती है। यानी जब पोटेशियम की कमी होगी तो जो पौधे होते हैं, फल होते हैं, उनमें शर्करा की मात्रा कम होगी और जिससे स्वाद भी बिगड़ सकता है और भंडारण क्षमता भी घट सकती है। इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीज सस्केप्टिबिलिटी, यानी जो पौधे होते हैं, पौधों की रोग प्रतिरोध क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिससे फफूंद और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। यानी जब पोटेशियम की कमी होगी तो पौधों में प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी, जिससे कीटों का और जो रोग होते हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है। विल्टिंग एंड ड्रॉप सेंसिटिविटी, यानी पौधे की पानी संतुलन बनाए रखने की क्षमता घट जाती है, जिससे वह जल्दी मुरझाने लगता है। अगला आता है मैच्योरिटी एंड पोर याल्ड, यानी अनाज बनने की गति धीमी हो जाती है, जिससे फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। यानी अनाज का उत्पादन भी अगर पोटेशियम की कमी है तो कम होगा। यदि पोटेशियम की गंभीर कमी है, बहुत कमी है, तो उसका प्रभाव है कि पूरी पत्तियां सूख कर गिर सकती है और पैदावार में भारी कमी आ सकती है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। यानी यदि पोटेशियम की ज़्यादा कमी है तो भारी नुकसान भी हो सकता है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ पोटेशियम, यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि जब पोटेशियम की अधिकता हो जाती है तो उसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस, यानी जब अधिक पोटेशियम के कारण मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक की कमी हो सकती है। यानी जब पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो अन्य पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक की कमी हो जाती है, इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। इससे पत्तियों में इंटरवेंशनल क्लोरोसिस, नसों के बीच पीला हो सकता है, नसों के बीच पीलापन आ सकता है। लीफ टिप एंड इडेज स्क्रोचिंग, यानी पत्तियों के किनारे और सिरे जलने लगते हैं और सूखी हुई और भंगुर हो जाती है, यानी पत्तियां मुड़ने लगती है। स्टंटेड ग्रोथ एंड पुअर रूट डेवलपमेंट, यानी असंतुलन के कारण जड़ों का विकास प्रभावित होता है, जिससे वे कमज़ोर और सतही रह जाती है। अगला है सॉइल हार्डनिंग एंड सैलिनिटी प्रॉब्लम, यानी अधिक पोटेशियम से मृदा सख्त हो जाती है और मृदा लवणता बढ़ सकता है। इन्हें अधिक पोटेशियम मिट्टी में लवणता बढ़ा सकता है, जिससे पौधे की जल अवशोषण क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये आज का 3 हमने पोषक तत्व पढ़े जिनका हमने पौधों में कार्य, उनकी कमी के लक्षण और उनकी अधिकता से हानिकारक प्रभाव, ये 3 चीज़ हमने 3 पोषक तत्वों के पढ़े हैं जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। अब हम कल की क्लास में जो अन्य आगे के जो द्वितीयक और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके बारे में, यही सब हम उनकी कमी के लक्षण और उनकी अधिकता का हानिकारक प्रभाव और उनके कार्य हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ लगातार जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को करें और मजबूत। और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।